डिक्सन, नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम Q1 मुनाफे और रेवेन्यूज़ की बात करें तो प्रॉफिट 225 करोड़ आया है, एक्सपेक्टेशन भी उसके आसपास ही था। और रेवेन्यूज़ की बात करें तो हम लोग देखेंगे 12,836 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स फिगर आया है, जो कि लगभग साल दर साल बेसिस पे डबल होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। एबिटा में भी लगभग डबलिंग होता हुआ नजर पड़ रहा है, 483 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर, और साल दर साल मार्जिन काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेबल हैं। लेकिन नंबर्स के अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त रही है। अगर हम बात करें मोबाइल्स की तो उनने गाइडेंस मेंटेन किया है। उनको लगता है कि 6 से 6.5 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट का एक्सपेक्टेशन इससे थोड़ा नीचे था। ये एक मोबाइल सेगमेंट की जो ग्रोथ है Q1 के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए यहाँ काफ़ी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा मैनेजमेंट को ये लगता है कि मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होंगे। जो चाइना के एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर में खरीदारी की बात थोड़े दिनों पहले मैनेजमेंट ने की है, उसका बेनिफिट आपको आता हुआ नजर पड़ेगा, और 1 से 1.5% तक मार्जिन आपको आने वाले वित्त वर्षों में इंप्रूव होता हुआ नजर पड़ेगा। HP लेनोवो के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, फेस्टिव सीजन में जो टीवी की मांग है, रेफ्रिजरेटर की मांग है, तो मैनेजमेंट को लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके डिमांड और मार्जिन दोनों ही सुधरने की उम्मीद है। तो शायद मैनेजमेंट कमेंट्री पे आपको थोड़ा बहुत अर्निंग्स रिवीजन आता हुआ नजर पड़े। ओके। पेटीएम मुझे लगता है सिंस इंसेप्शन पहली बार प्रॉफिट बताया उन्होंने, 123 करोड़ का प्रॉफिट। ऑब्वियसली ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट सेविंग्स की वजह से आया है, ऐसा नहीं कि कोई ऑपरेशनल एक्सेलेंस है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो जो ईसॉप कॉस्ट है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से गिरे हैं। ओवरऑल जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से नीचे आते हुए नज़र पड़ रहे हैं, जिसके कारण घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई नज़र पड़ रही है। कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी आपको बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, 242 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन अगर हम बात करें GOV की, जो इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स है, यहाँ आपको अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट की गाइडेंस। मैनेजमेंट को लगता है कि 15 से 20% के एबिटा मार्जिन आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। जिस तरीके से जोमेटो ने थोड़े दिनों पहले कमेंट्री दी थी कि एग्जिट क्वार्टर है जो करंट फाइनेंशियल ईयर का FY26 का, यहाँ सबसे पीक मार्जिन आपको दिखाई पड़ेगा। तो पेटीएम ने इसी तर्ज पे एनालिस्ट कॉल पे ये गाइडेंस दिया है कि आगे जाके 15 से 20% तक मार्जिन रह सकते हैं, और Q4 के मार्जिन इस साल के सबसे बेहतरीन मार्जिन आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो ब्रॉडली मैनेजमेंट की गाइडेंस आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त है। ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट जो MDR इशू वो भी मैनेजमेंट ने एड्रेस किया, उसके बिना भी उनका जो पेमेंट बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बना रहेगा। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑलरेडी रनअप हो चुका है 15-20% रिजल्ट्स के पहले, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी शानदार रही है। कमेंट्री शानदार रही। KA इंडस्ट्रीज की बात करें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, और वायर एंड केबल बिजनेस में यहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में 30% की वृद्धि, रेवेन्यू में 25% का जंप, और एबिटा मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल हैं 10% के आसपास। तो ब्रॉडली अगर नंबर्स की बात करें तो शानदार रेवेन्यू ग्रोथ 25% के ऊपर, और जो वायर एंड केबल बिजनेस है यहाँ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। अच्छा, एक काम करें क्या, पहला स्टैक दालमिया भारत से शुरू करते हैं आशीष। नेट प्रॉफिट जो है 400 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है, और वो 71% की ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल का बेस कम है। रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट रही है, हालांकि मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट मार्जिन जो है 18.5% जो लास्ट ईयर, ये बढ़ के आपको 24.3% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो ऑपरेशनली काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है, और इन्होंने कुल मिला के जो क्लिंकर कैपेसिटी है क्वार्टर में वो बढ़ा दी है 3.6 मिलियन टन के आसपास, और सीमेंट कैपेसिटी भी अब बढ़ के 6 मिलियन टन होती हुई नजर पड़ रही है। यूनाइटेड ब्रूवरीज, ये काउंटर भी आज नज़र में रहेगा। अनुमान से थोड़े फीके रहे हैं मार्जिन। नेट प्रॉफिट केवल 6% की ग्रोथ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपका रेवेन्यू ग्रोथ 16% था। आपको अगर ध्यान है तो तेलंगाना में पिछले एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में डिस्ट्रप्शन होता हुआ नजर पड़ रहा था, इसके लिए शायद मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है, जो कि 10.8% आए हैं। लास्ट ईयर 11.5% के आसपास का लेवल आता हुआ नजर पड़ रहा था। तो ये वो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं 2-3 जो रेडार पर रहने चाहिए। गलत है दाल में। GL के IPO को हरी झंडी मिलती हुई नजर पड़ रही है, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको इस मंथ एंड में या शायद अर्ली नेक्स्ट मंथ ये IPO आता हुआ नजर पड़ेगा। जो मनी कंट्रोल को जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो कुल मिला के जो IPO की धनराशि है जो कलेक्ट होगी वो लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास होती हुई नजर पड़ेगी। और अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का आपको प्राइस बैंड आता हुआ नजर पड़ेगा, इन द सेंस द मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द अपर एंड ऑफ प्राइस बैंड। तो ब्रॉडली 800 850 पर शेयर के हिसाब से आपको ये IPO आता हुआ नजर पड़ेगा प्राइस बैंड में। और IDBI बैंक, यूनियन बैंक और SBI जैसी PSU बैंक से आप अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं।
NSDL में अगर आपको ध्यान है तो IDBI बैंक के पास 26% है और NSE के पास लगभग 24% हिस्सेदारी है। बिल्कुल। एंड आई थिंक की डेडलाइन है ना, उससे पहले इनको लिस्ट करना जो है। RHP जब फाइल किया था तो वो 6 महीने की अवधि जो है वो एक्सपायर हो रही है। हाँ। तो 14 अगस्त के पहले इनको IPO करना पड़ेगा। मनी कंट्रोल कह रहा है मंथ एंड या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ये IPO लॉन्च होता हुआ नजर पड़ेगा। आशीष, बहुत सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे और जेंजार टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए हैं, ये भी काफ़ी आपको स्ट्रांग नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली अर्निंग्स की बात करें तो रेवेन्यूज़ में 2% की वृद्धि सिक्वेंशियल बेसिस पे और प्रॉफिट भी आपको करीब करीब 3% बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये एक काउंटर है जो ध्यान में रहेगा। इसके अलावा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ भी नंबर्स अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि पिछले क्वार्टर की तरह ही इस क्वार्टर भी ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 2% की डिक्लाइन, नेट इंटरेस्ट इनकम भी आपको नीचे जाती हुई नज़र पड़ रही है। और जो एसेट क्वालिटी है ग्रॉस NPA लेवल पे, यहाँ आपको 20 बेसिस पॉइंट्स का डिटोरिएशन आता हुआ नज़र पड़ रहा है। हालांकि नेट NPA आपको फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। ये टाइम प्रोविजंस भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने किए हैं। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये काउंटर भी नज़र पर रहेगा NBFC स्पेस में से, क्योंकि यहाँ भी अगर आप नतीजे देखें तो इतने कुछ खास नहीं है। हमने ये भी देखा है जो MFI बिजनेस है, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, यहाँ बहुत ही कलेक्शन के प्रॉब्लम आ रहे हैं। प्रोविजनिंग जो है बढ़ रही है, जिसके कारण मुनाफे में लगभग 90% का डिक्लाइन, नेट इंटरेस्ट इनकम और जो इंटरेस्ट इनकम है यहाँ 3-4% का डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। और आखिर में आइडिया फोर्ज, यहाँ भी अगर आप नंबर देखें तो काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हो रहा है। शायद ऑर्डर्स जो हैं वो इतने खास नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें इस टाइम तो कंपनी ने लॉस दिखाया है लगभग 24 करोड़ के आसपास का। तो ये भी एक काउंटर है जहां आज थोड़ी बहुत प्रेशर में रहेगी पूरी की पूरी इकाई। ओके। आशीष, यहाँ ब्लॉक डील की चर्चा चल रही है और CNBC TV 18 के हिसाब से यहाँ ब्लॉक डील हो सकती है जहाँ इन्वेस्टेक अपना हिस्सा बेच सकती है। ओबेरॉय रियल्टी में कुल मिला के जो ब्लॉक साइज है वो $230 मिलियन के आसपास का है, यानी 2000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ आपको ब्लॉक डील होता हुआ नजर पड़ेगा। 3% हिस्सेदारी बिकेगी और जो फ्लोर प्राइस है वो 1753 रुपये के आसपास फिक्स किया गया है, जो कि येस्टरडे के क्लोज से 4% डिस्काउंट पे है। लोधा डेवलपर्स यहाँ भी 165 मिलियन डॉलर्स के आसपास की, यानी 1500-1800 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील मुमकिन है। फ्लोर प्राइस है 1385 के आसपास और 1% हिस्सेदारी 4% डिस्काउंट तक बिकती हुई आपको नजर पड़ेगी। तो ये दोनों काउंटर्स आज रेडार पर रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टेक अपनी हिस्सेदारी दोनों ही इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पे बेचेगा। ओके, चलिए एक और